जय श्री राम बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बांदा के गुरुजी में। आज हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 9 का भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर गति। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे विज्ञान की परिभाषा से। तो देखिए, विज्ञान क्या है? विज्ञान क्या है? यहाँ देखो, विज्ञान में एक वर्ड आता है, एक शब्द आता है ज्ञान। तो किसी भी विषय के बारे में सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। किसी विषय के सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। वैसे तो विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं होती हैं, पर हमें क्लास 9th में मुख्य रूप से 3 शाखाएं पढ़नी है, जिसमें से पहली शाखा है रसायन विज्ञान, दूसरी शाखा है जीव विज्ञान, तीसरी शाखा है भौतिक विज्ञान। ठीक है, ये जो रसायन विज्ञान है, इसके अंतर्गत हम तत्वों के बारे में पढ़ते हैं। तत्व जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ऐसे करके जो आवर्त सारणी में हमारे 118 तत्व हैं, उन सभी के बारे में इसी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, रसायन विज्ञान के अंदर हम पदार्थ को इन्हीं तत्वों से मिलकर बना हुआ मानते हैं, और ये तत्व भी इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन से मिलकर बने होते हैं। तो इनके बारे में भी हम इसी में अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ चीजें और होती हैं जो आपके कोर्स में अभी नहीं। जीव विज्ञान देखो, जीव मतलब जीवन। जीव विज्ञान में हम जीवन के बारे में पढ़ते हैं। जिन चीजों में जीवन होता है उनका अध्ययन हम जीव विज्ञान में करते हैं। जैसे सूक्ष्म जीव का अध्ययन एक कोष की, ठीक है, बहुकोष की जीव में जीव जंतु हो गए, पेड़ पौधे हो गए, ठीक है, जिनमें जीवन होता है। भौतिक विज्ञान, इसके अंदर हम अध्ययन करते हैं प्रकृति में होने वाली घटनाएं। जैसे हम चलते कैसे, गति के बारे में अध्ययन करते हैं। विरामावस्था, बोलते हैं तो उसमें ध्वनि का अध्ययन करते हैं, ध्वनि कैसे काम करती। ठीक है बच्चों। तो आज हम जो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे भौतिक विज्ञान के बारे में। इसके हमारे 5 चैप्टर हैं कक्षा 9 में, इसके हमारे 2 चैप्टर हैं कक्षा 9 में, इसके हमारे 4 चैप्टर हैं कक्षा 9 में। ठीक है, तो जो भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है गति। तो आज हम सबसे पहले गति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो गति में जो हमारा पहला टॉपिक है वो है विरामावस्था। विराम तथा गति। विरामावस्था देखो क्या होता है बच्चों, यदि कोई वस्तु, जैसे मैं ही हूं, जैसे मैं या फिर कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करती, यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करती है, तो वह विरामावस्था में कहलाती है। जैसे कोई वस्तु है ए, समय बीत रहा पर ये अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं कर रही, इसी जगह पर रुकी हुई। ठीक है, तो यह विरामावस्था में होगी। और यदि यह परिवर्तन करके इधर आ गई तो यह यहां से यहां तक आने में यह विरामावस्था में नहीं होगी। ठीक है, यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करती है तो वह विरामावस्था में कहलाती है। जैसे मेज पर रखी किताब, जैसे ये डिजिटल बोर्ड, दीवार में टका डिजिटल बोर्ड। ठीक है, ये सब क्या होते हैं विरामावस्था में। जैसे इस समय पे मेरे पैर जो है विरामावस्था में, पर मेरे हाथ विरामावस्था में नहीं है। ठीक, इसी के साथ जो हमारा अगला टॉपिक है वो है गति अवस्था। जो हमारा अगला टॉपिक है बच्चों वो है गति अवस्था। गति अवस्था क्या होती है? देखो, यदि कोई वस्तु समय के साथ
यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में, यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में निरंतर परिवर्तन करती है, निरंतर परिवर्तन करती है, तो वह गति अवस्था में कहलाती है, तो वह गति अवस्था में कहलाती है। जैसे उदाहरण में रोड पे दौड़ती गाड़ी, हवा में उड़ते पंछी, ठीक है, रोड पे दौड़ती गाड़ियां, हवा में उड़ते पंछी। जैसे मैं इस समय लगातार अपनी स्थिति में क्या कर रहा हूं, परिवर्तन कर रहा हूं, तो मैं भी गति अवस्था में इस समय, ठीक है। जैसे ही परिवर्तन बंद हुआ वैसे ही मैं विरामावस्था में आ गया। अब जैसे कोई गाड़ी दौड़ रही, चल रही है, ठीक है, रोड पे चल रही, अचानक से उसने ब्रेक लगा के गाड़ी को रोक दिया, तो वह विरामावस्था में आ गया, ठीक। आपके शब्दों में अगर मैं बोलूं, जो वस्तु रुकी हुई होती है उसे विरामावस्था में बोलते हैं, और जो वस्तु चल रही होती है उसे गति अवस्था में कहते हैं, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक। ओके, उदाहरण रोड पर दौड़ती गाड़ी। देखो यही परिभाषा लिखी हुई है, सेम परिभाषा आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है, आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे पूरे के पूरे। तो जो भी बच्चे 9th में हो उनके पास वीडियो भी शेयर कर देनी है। इसके बाद देखिए अगला टॉपिक है हमारा गति की सापेक्षता, गति की सापेक्षता। देखो बच्चों, गति की सापेक्षता कहती है, गति की जो सापेक्षता है वो बोलती है कोई भी वस्तु एक ही समय पर, कोई भी वस्तु एक ही समय पर दोनों अवस्थाओं में हो सकती है, दोनों अवस्थाओं विराम तथा गति में हो सकती है। इसका अर्थ यह है जैसे मैं हूं, इसी समय पे मैं विरामावस्था में भी हो सकता हूं और मैं गति अवस्था में भी हो सकता हूं, ठीक है, मतलब मैं दोनों अवस्थाओं में हो सकता हूं। तो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसा कैसे संभव है, ये क्वेश्चन उठेगा आपके दिमाग में। जैसे ये डिजिटल बोर्ड है, ठीक है, अभी तो आपको दिखेगा कि ये समय के साथ अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा, अर्थात ये विरामावस्था में। लेकिन यदि मैं कहूं नहीं ये गति अवस्था में, तो ये मानना मुश्किल होता है ना। तो इसी के लिए हमारा ये गति की सापेक्षता है, समझने के लिए इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे, एक उदाहरण से हम इसको समझेंगे गति की सापेक्षता को। कोई भी वस्तु एक ही समय पर दोनों अवस्थाओं विराम तथा गति में हो सकती है। इसका अर्थ क्या है, देखिए सोचिएगा एक बार, 2 मिनट मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा और सोचिएगा। जैसे आप किसी बस में बैठे हैं, यात्रा कर रहे हैं, ठीक है, बस चल रही, आपके बगल में यात्री बैठे हैं, अब पूरी बस में भी यात्री बैठे हुए हैं, तो आपके सापेक्ष वो यात्री तो विरामावस्था में होंगे। अगर आप देखेंगे, मैं पूछूं गति बस चल रही है, आपके बगल में कोई यात्री बैठा हुआ है, तो वो यात्री आपके लिए तो विरामावस्था में होंगे, पर बस से बाहर खड़े किसी व्यक्ति के लिए वही यात्री और आप स्वयं गति अवस्था में होंगे। तो इसका एक उदाहरण ये है, जैसे बस में बैठे यात्रियों के लिए सभी यात्री विरामावस्था में होते हैं, परंतु बस से बाहर खड़े व्यक्ति के लिए सभी वही यात्री गति अवस्था में होते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम गति या विरामा की बात करेंगे, विराम या गति की बात करेंगे, तो हमेशा सापेक्षता की बात करेंगे। जैसे ये डिजिटल बोर्ड है, मैं पूछूं किस अवस्था में है, तो इसका आंसर आप लोग तब तक नहीं दे सकते हैं जब तक मैं ये नहीं बताऊं कि मैं किसके सापेक्ष पूछ रहा हूं। अगर मैं पूछूं ये मेरे सापेक्ष किस अवस्था में, तो मेरे सापेक्ष ये विरामावस्था में है। इसी तरह आपके सापेक्ष ये किस अवस्था में, तो आपके सापेक्ष ये विरामावस्था में, ठीक। तो ये विरामावस्था और गति अवस्था की सापेक्षता का सिद्धांत है। किसका है, सापेक्षता का, ठीक है। ये सापेक्षता ही बताएगा कौन वस्तु विरामावस्था में, कौन वस्तु गति अवस्था में। अब तक ज्ञात अगर देखा जाए तो सभी वस्तुएं गति अवस्था में ही होती हैं, क्योंकि हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो स्वयं का चक्कर लगाती है, तो गैलेक्सी के अंदर उपस्थित हर वस्तु गैलेक्सी के साथ गति कर रही है, ठीक है। इसी तरह सभी गैलेक्सियां अपना स्वयं का चक्कर लगाती हैं,
तो अभी तक पूरे यूनिवर्स में ऐसी कोई चीज नहीं मिली है जो विरामावस्था में हो, परंतु समझने के लिए हम सापेक्षता के आधार पर वस्तुओं को विरामावस्था और गति अवस्था में बांट देते हैं। ठीक है, ओके। अगला टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक पहले आप लोग पढ़िए, दूरी और विस्थापन। ठीक है, अभी भौतिक राशियों की बात की, अब बात करेंगे हम दूरी और विस्थापन की। दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन। देखो बेटा, दूरी होता क्या? अब जैसे मान लो कोई वस्तु है, मैं आपको, जैसे यहां पे कोई वस्तु है, ए वस्तु है, ठीक है, वो यहां बी तक गई, ये ए वस्तु यहां तक पहुंच गई, यहां से यहां आ गई। ये जो ए वस्तु है यहां से यहां तक चल के आ गई, ठीक है। तो इसकी ये जो लंबाई है, जहां तक ये गया, इसकी जो लंबाई है, मान लेते हैं हम ये 4 मीटर है, तो यही होती है हमारी दूरी। इसकी परिभाषा होती है, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। जब तक वस्तु गतिमान नहीं होगी तब तक वो रास्ता तय ही नहीं करेगी। पथ मतलब होता है रास्ता। किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। ये यहाँ पे इसकी परिभाषा लिखी हुई है, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एस से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, प्रदर्शित करते हैं या फिर व्यक्त करते हैं, मतलब एस द्वारा इसको निरूपित करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। यह एक अदिश राशि है। अब ये अदिश राशि क्या होता है अभी मैं इसके बाद बताऊंगा, ठीक है। इसका मात्रक मीटर होता है। ये जो मात्रक है ये MKS पद्धति का है या SI पद्धति, ठीक है। SI या MKS पद्धति में इसका मात्रक मीटर होता है और CGS पद्धति में इसका मात्रक सेंटीमीटर होता है। CGS पद्धति में इसका मात्रक सेंटीमीटर होता है। अब अगला टॉपिक है हमारा बेटा विस्थापन। विस्थापन क्या है? दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। इसकी परिभाषा की बात करें तो किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ के प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। एग्जाम्पल इसका अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कोई एक वस्तु है, ए से बी तक गई और बी से सी तक गई, ए से बी तक गई, बी से सी तक गई। यह है हमारा 4 मीटर, यह है हमारा 3 मीटर। तो अगर यहां पे मैं विस्थापन की बात करूं तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, सबसे कम दूरी जो होगी, तो सबसे कम दूरी मतलब सीधा रास्ता, मतलब इस बिंदु और इस बिंदु के बीच एक सीधी लाइन खींच लो। तो ये जो सीधी लाइन है इसका जो भी मान आएगा वही हमारा विस्थापन होगा, ठीक है। आगे समझ में? ओके। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। जबकि दूरी तो तुम्हारा 4 + 3 बराबर 7 हो जाएगा। दूरी क्योंकि अदिश राशि है, इसको दिशा से मतलब नहीं होता है, ठीक है। विस्थापन को d से व्यक्त करते हैं और यह एक सदिश राशि है। एक ऐसी राशि है, सदिश राशि है, ठीक है। इसका मात्रक भी मीटर होता है। ये MKS में है, इसी को SI भी बोलते हैं, SI या MKS। और CGS में इसका मात्रक भी सेंटीमीटर होता है। CGS में इसका मात्रक भी सेंटीमीटर ही
होता है। ठीक है, ये सदिश राशि है। ये कैसी राशि है? सदिश। ये दिशा पे निर्भर करती थी। देखो पहले दिशा ये थी, फिर बदल गई, इसलिए इसका मान बदल गया। लेकिन अगर दिशा नहीं बदलती, मान लो ए से बी तक गया, बी से सी तक गया, ए से बी तक गया, बी से सी तक गया, ए से बी तक गया, बी से सी तक गया। ये है मान लो 4, ये है मान लो 3 मीटर और ये है मान लो 4 मीटर। ठीक है, तो दूरी तो 4 प्लस सीधे दूरी क्या होता है? रास्ते की लंबाई 3 + 4 बराबर 7 मीटर। ठीक है, परंतु विस्थापन ऐसे नहीं होता। विस्थापन प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। तो प्रारंभिक बिंदु तो ये ए हो गया, ये तुम्हारा ए हो गया, अंतिम बिंदु सी हो गया, और इसके बीच की न्यूनतम दूरी तो यही सीधा रास्ता होगा ना। तो अर्थात यहां विस्थापन भी कितना हो जाएगा? 7। विस्थापन भी कितना हो जाएगा? 7 मीटर। ठीक है, क्योंकि यहां पे दिशा नहीं बदली, दिशा नहीं बदली इसलिए विस्थापन नहीं बदला। अगर दिशा बदल जाती तो विस्थापन भी बदल जाता। ओके, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, बता दिए जाएंगे। अब बात करते हैं, यहां पे एक वर्ड आया अदिश राशि और सदिश राशि। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे, इसके बाद विस्थापन में फिर आएंगे। तो अगला टॉपिक है हमारा भौतिक राशियां। भौतिक राशियां, ठीक है। देखो पहले तो हम भौतिक राशियों की, इसमें मैंने परिभाषा नहीं लिखा है, तो परिभाषा मैं आपको बता देता हूं। भौतिक राशियों की परिभाषा क्या होती है? भौतिक राशियों की परिभाषा की बात करूं, भौतिक विज्ञान के अंदर, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करने वाली राशियों को भौतिक राशियां कहते हैं। जिन राशियों का अध्ययन हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, जिन राशियों का अध्ययन हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। जिन राशियों का अध्ययन हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। भौतिक राशियां, वैसे तो देखो भौतिक राशियां बहुत सारी होती हैं, इनको वर्गों में बांटा गया 3 प्रकार की, अदिश राशियां, सदिश राशियां, इसके अलावा एक और होती है प्रदिश राशियां, जो कि इसमें नहीं है क्योंकि तुम लोगों के कोर्स में नहीं है, पर मैं उसको भी बता दूंगा। ठीक है, तो आज का ये आखिरी टॉपिक है, इसको और समझ लेते हैं। इसके बाद जो अगले टॉपिक होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड होंगे। तो आप सभी लोग जो भी 9th में बच्चे हो, उनको वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये जो नोट्स हैं इनको कॉपी में लिख लीजिएगा। किसी तरह का डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं सभी के कमेंट का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो देखो बात करते हैं अदिश राशियों। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे समय, दूरी, चाल आदि। समय, दूरी, चाल आदि। अब देखो मैंने यहां पे एक वर्ड आया बेटा, परिमाण। ये परिमाण होता क्या है, इसका मतलब क्या है? देखो परिमाण में, परिमाण जो है 2 चीजों से मिलकर बना होता है। पहली चीज है आंकिक मान और दूसरी चीज है मात्रक। दूसरी चीज है मात्रक। अभी जैसे मैंने दूरी का मात्रक बताया मीटर, ठीक है, मात्रक मीटर। मतलब किसी चीज को जिस राशि से हम मापते हैं उसे मात्रक बोलते हैं। जैसे आप बाजार जाओगे शक्कर लेने, तो क्या बोलोगे? 1 किलोग्राम शक्कर दे दो, या फिर 2 किलोग्राम शक्कर दे दो। ठीक है, तो ये जो 2 है आंकिक मान है, और ये जो किलोग्राम है ये मात्रक। ठीक है, इधर जैसे कपड़ा लेने जाओगे सिलवाने वाला, तो क्या बोलोगे? 10 मीटर
कपड़ा दे दो 10 मीटर, तो 10 हो गया आंकिक मान और मीटर हो गया मात्रक। जिस चीज को जिस राशि से मापते हैं, नापते हैं, बोले आपकी भाषा में उसको नापना बोलते हैं, लेकिन वास्तव में विज्ञान की भाषा में उसे मापना बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। ठीक है, जैसे 10 किलोग्राम या 4 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, तो ये 4, 5, 10 ये जो संख्याएं लिखी हैं इन्हें बोलते हैं बेटा आंकिक मान, और जो इसके बाद मात्रक लिखा है किलोग्राम, इन्हें बोलते हैं किलोग्राम मात्रक, मीटर मात्रक, समय का मात्रक सेकंड। ठीक है, इनके बारे में भी आगे अध्ययन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अदिश राशियां क्या होती हैं? जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। इनको सिर्फ इनके प्रतीक चिन्हों से व्यक्त करते थे, जैसे दूरी को एस से है और चाल को स्मॉल बी से, इस तरह समय को स्मॉल टी से, इस तरह व्यक्त कर दिया जाता है। ये होती है अदिश राशियां। अगर मैं बात करूं सदिश राशियों, अगर मैं बात करूं सदिश राशियों की, तो वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। अभी जैसे मैंने आपको परिमाण के बारे में बता ही दिया, तो ये जो सदिश राशियां होती हैं इनमें परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो दिशा क्या है? अब जैसे मैंने आपको विस्थापन में बताया कि ए से बी तक गए, बी से सी तक गए, तो ये 4 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, 3 मीटर है, तो विस्थापन क्या होगा? ये प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, ये होगा विस्थापन। तो दिशा बदल गई तो विस्थापन का वैल्यू चेंज हो गया, है ना, क्योंकि विस्थापन सदिश राशि है और दूरी अदिश राशि है। दूरी दिशा पर निर्भर नहीं करती। इन्हें व्यक्त करने के लिए इनका जो चिन्ह होता है उसमें तीर का निशान, जैसे वेग के लिए भी होता है, ऊपर तीर लगा दो, त्वरण ए के ऊपर तीर लगा दो। तो सदिश राशियों में ऊपर तीर लगा दिया जाता है जो दिशा को प्रदर्शित करता है। उदाहरण में हमारे देखो लिखा विस्थापन, वेग, त्वरण आदि। ठीक है, ऐसे करके ये होगी हमारी सदिश राशि। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, जो अदिश राशियां हैं वो बीज गणित के साधारण जोड़, घटाने, गुणा, भाग के नियमों का पालन करती हैं। जैसे 4 + 3 7 हो गई, लेकिन विस्थापन 4 + 3 नहीं होगा, इसके लिए अलग नियम होते हैं। ठीक है, सदिश राशियों के लिए बीज गणित के साधारण नियम मान्य नहीं होते हैं, इनके लिए अलग नियम होते हैं, जिनमें से एक नियम है पाइथागोरस प्रमेय, जो आप लोगों ने पढ़ी होगी। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर यहाँ पे कोण 90 अंश बन रहा है, कैसा बन रहा है, तो आप पाइथागोरस प्रमेय निकाल के इस कर्ण का मान निकाल लोगे तो वही विस्थापन होगा। ये जो AC लाइन है वही विस्थापन होगा। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो जिसको कोई दिक्कत हो वो कमेंट में बोल सकता है, अगर किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आती पूछ सकता है, और नोट्स साथ में बना सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं।